morning, all of you. Shall we start? तो बच्चों मटेरियल चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, इज इट राइट? कहां तक पहुंचे थे हम लोग? वो याद नहीं। अकाउंटिंग ऑफ मटेरियल्स हम लोग समझ रहे थे, इज इट राइट? अकाउंटिंग ऑफ मटेरियल्स में हमें दो चीजों के बारे में डिस्कशन करना है। अकाउंटिंग ऑफ रिसिप्ट्स ऑफ मटेरियल। हम लोगों ने ऑलरेडी मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस डिस्कस किया था कल के लेक्चर में, इज इट राइट? वंस द मटेरियल इज रिसीव्ड इन योर स्टोर्स डिपार्टमेंट, what is the first job of a store in charge? He has to value the receipt of material, is it right? Store in charge ने receipt of material value करना जरूरी है, correct? And for that matter he will use the formula which is equal to cost per unit is equal to हर मटेरियल के लिए, बच्चों हर मटेरियल के लिए, हर जो मटेरियल खरीदा जाएगा, जो इंस्पेक्ट होके स्टोर्स डिपार्टमेंट में आएगा, उस हर मटेरियल के लिए उसको रेट कैलकुलेशन करके रखना है। हाउ टू कैलकुलेट रेट पर यूनिट ऑफ दैट मटेरियल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सम ऑफ कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी परचेस माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी। तो सर ये न्यूमरेटर जो है इसमें सारे खर्चे क्यों जोड़ने हैं? क्योंकि कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स के अनुसार मटेरियल हमारे स्टोर्स डिपार्टमेंट तक लाने के जो भी खर्चे हैं उनको हम मटेरियल कॉस्ट ही बोलते हैं, क्योंकि वो मटेरियल परचेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से कॉस्ट है? डायरेक्ट कॉस्ट है। एवरी टाइम यू परचेस अ मटेरियल यू हैव टू इनकर अ फ्रेट, यू हैव टू इनकर अ पैकिंग चार्जेस, राइट? सो दीज आर डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल में ही इंक्लूड करने हैं। डोंट कंसिडर दीज एज अ ओवरहेड्स। आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट, फाइन। बट वंस द मटेरियल इज स्टोर्ड इन योर स्टोर्स डिपार्टमेंट, उसके बाद मटेरियल पे जो भी खर्चे होते हैं वो आपको मटेरियल के कॉस्ट नहीं मानने हैं, उसको हम ओवरहेड्स मानेंगे। एक क्वेश्चन था कॉस्ट शीट में, याद है क्या? देख लो, जिसमें सप्लायर को हमने मटेरियल रिटर्न किया था और उसके लिए कैरेज पे किया था, तो वो कॉस्ट हमने मटेरियल में नहीं पकड़ा, कहां पे पकड़ा? फैक्ट्री ओवरहेड्स में पकड़ा। डू यू अंडरस्टैंड? तो मटेरियल का ये जो रेट कैलकुलेट कर रहा हूं, ये लेटर ऑन में यूज करने वाला हूं टू इशू द मटेरियल। यानी जब भी आप मटेरियल प्रोडक्शन के लिए इशू करोगे तो जिस रेट से वो खरीदा गया था उसी रेट से हम उसका कॉस्ट पकड़ने वाले हैं। जैसे कि मान लो मैंने 10,000 क्वांटिटी खरीद ली है और पर यूनिट मुझे 10 रुपए का भाव पड़ा है, सब खर्चे पकड़ के, शॉर्टेजेस का ट्रीटमेंट कंसिडर करके 10 रुपए का रेट आया है। अगली बार मान लो इस 10,000 के लॉट में से मान लो मैं 500 यूनिट किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए भेज रहा हूं, तो 500 units into 10 rupees, that will be the cost of material which I am charging to my customer। यानी उस प्रोडक्ट की जब कॉस्ट शीट बनाई जाएगी तो मटेरियल कंज्यूम में मैं 500 यूनिट्स लूंगा और रेट कौन सा लूंगा? 10 रुपए, जो वैल्यूएशन ऑफ रिसिट के बेसिस पे निकाला हुआ है, इज इट राइट? तो न्यूमरेटर में सारे वो खर्चे करने हैं कंसिडर जो हमने इनकर किए हैं टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू द स्टोरेज डिपार्टमेंट, टू द स्टोर्स डिपार्टमेंट। इज इट क्लियर टू यू ऑल? नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हमने जो क्वांटिटी खरीदी है वही लेनी है, बट समटाइम्स कुछ शॉर्टेजेस हो सकते हैं, यानी कुछ गुड्स का नुकसान हो सकता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, या फिर मान लो आप पेट्रोल जैसी चीज मंगवा रहे हो एज ए रॉ मटेरियल, तो इवेपोरेशन लॉसेस हो सकते हैं, इज इट राइट? तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वॉट एवर यू हैव ऑर्डर्ड यू मे नॉट रिसीव इट, इज इट राइट? इन दोज सर्कमस्टेंसेस हाउ टू डील विद दिस शॉर्टेजेस? पैसा तो मैंने पूरा दिया है ना, 10,000 क्वांटिटी मैंने खरीदी है, मतलब मैंने 10,000 क्वांटिटी का बिल पे किया है, बट हाथ में मेरे अगर 9,000 क्वांटिटी ही लग रही है, इसका मतलब क्या है? वो 1000 क्वांटिटी का जो नुकसान हुआ है उसका लॉस कौन बियर करेगा? तो हमें उस नुकसान को समझना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा। दैट लॉस वी एनालाइज इनटू 2 पार्ट्स, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। The losses which incur normally are called as a normal loss। आपको भी हो रहा है, पूरी दुनिया को हो रहा है। अब इवापोरेशन लॉस सिर्फ आपको होगा क्या? आपके कॉम्पिटिटर ने भी वो रॉ मटेरियल खरीदना है, उसको भी इवेपोरेशन लॉसेस होंगे। एंड ये हमेशा होने वाले लॉसेस है, और हमेशा होने वाले लॉसेस अगर हम लोग हमारे कस्टमर से वसूलेंगे तो ही हम इस बिजनेस में हमारा जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है फ्यूचर में वो कमा पाएंगे, इज इट राइट? इसलिए नॉर्मल लॉसेस का ट्रीटमेंट क्या है? हम नॉर्मल लॉसेस हुए ही नहीं ऐसा मानते हैं, तो जो ओरिजिनल कॉस्ट है गुड्स की वो न्यूमरेटर में रख के हम उसको क्वांटिटी रिसीव्ड से डिवाइड करते हैं। लेकिन क्वांटिटी रिसीव्ड कैसे निकालेंगे? टोटल क्वांटिटी परचेस माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी करेंगे। तो जो 1000 यूनिट आपको कम मिले
उन 1000 यूनिट का खर्चा न्यूमरेटर में है, वो स्प्रेड हो जाएगा बचे हुए गुड 9000 यूनिट्स के ऊपर, और आपके 9000 यूनिट्स का प्राइस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इन्फ्लेट हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि नॉर्मल लॉस का कॉस्ट जो भी है वो हम एब्जॉर्ब कर देते हैं ओवर द गुड यूनिट्स, एंड वॉट एवर एबनॉर्मल लॉस इज देयर वो भी एब्जॉर्ब करने का मन बहुत कर रहा है। बट एबनॉर्मल लॉसेस मतलब कौन से लॉसेस, जो सिर्फ आपको हुए हैं और इस बार ही हुए हैं, अगली बार ये लॉसेस आपको नहीं होने वाले हैं। तो अगली बार ये लॉसेस आपको नहीं होने वाले हैं, तो व्हाई यू आर चार्जिंग इट टू योर कस्टमर? प्लीज डोंट चार्ज। व्हाई? बिकॉज इफ यू चार्ज इट, योर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट विल बी हाई, योर कॉम्पिटिटर इज नॉट गोइंग टू चार्ज इट बिकॉज उसको वो लॉस हुआ ही नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज एबनॉर्मल लॉस। मान लो कभी मैंने 10,000 क्वांटिटी मंगवाई थी, ट्रक का एक्सीडेंट हुआ और 2000 यूनिट वहां पे चले गए। जनरली 1000 यूनिट चले जाते हैं नुकसान में, बट इस बार 2000 यूनिट नुकसान में चले गए, तो हमारे हाथ में आए कितने, 8000 यूनिट ही आ गए। तो इस बार 8000 से डिवाइड करके रेट मत बढ़ा लेना, क्योंकि वो एक्सीडेंट जो हुआ है वो सिर्फ आपके लॉरी को हुआ है, बाकी कॉम्पिटिटर्स के लॉरी को नहीं हुआ है। तो एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या है, उसको हम गुड यूनिट मान के उसका वैल्यूएशन करते हैं, और उतना अमाउंट हम लोग परचेस कॉस्ट में से कहां पे भेज देते हैं, कॉस्टिंग पी एंड एल में। इज इट राइट? तो हम लोग रेट निकालते समय सिंपली क्या करने वाले हैं, डिनोमिनेटर से नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी ही माइनस करेंगे, एबनॉर्मल लॉस की क्वांटिटी कतई माइनस नहीं करनी है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? फाइन। चलो इसके ऊपर के कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं और इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। सब लोग जिंदा हो? ये नया लड़का कौन आया है? व्हाट इज योर नेम बेटा? हेयर कट किया, अच्छे दिख रहे हो, बट पहचान नहीं पाया मैं। सर ये कुछ ज्यादा ही हो गया है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। धीरज कैसे हो? प्रथमेश कहां पे गायब थे? बाहर? कोई इंपॉर्टेंट काम? इंपॉर्टेंट था? नहीं इंपॉर्टेंट नहीं था, थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट था। अच्छा, हो गया सब काम? ठीक, ग्रेट। चलो आगे बढ़ू, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। सब लोगों ने ये पढ़ना है बाद में, ओके? बाकी गर्ल्स आप सब कैसे हो? नहीं तो गर्ल्स बोलेंगी सर हमें पूछ ही नहीं रहे। सब लोग जिंदा हो? हाउ वाज योर संडे? नाइस, एंजॉयड? या रोज की तरह रोते रोते ही निकाला? संडे शाम को ऐसे घबराहट हो रही थी? नहीं हो रही थी? मेरे को क्यों हो रही थी पता ही नहीं, इट्स नॉर्मल। मुझे हो रही थी संडे शाम को घबराहट, संडे खत्म हो रहा है, कल से वही गंदे ग्लास में चाय पीने का, है कि नहीं? चलो, एग्जाम्पल ऑन नॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल लॉसेस एंड एबनॉर्मल गेन, प्लीज राइट डाउन। एग्जाम्पल, पहले आपने क्या लिखा है लास्ट वो बता दीजिए। कुछ नहीं, चैप्टर नंबर 2 मटेरियल कॉस्ट, ओके? हाँ लिखिए 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 बच्चों, पहला पॉइंट लिखिए, मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। आपको सीक्वेंस भी लिख के देता हूं पढ़ाई करते समय, आप कुछ नहीं बच्चों, नोट्स के हिसाब से ही पढ़ाई करनी है, क्लास नोट्स के हिसाब से, बट फिर भी अपने नोटबुक में लिख के रखना कि कौन से कंसेप्ट पहले पढ़ने जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग दिस एग्जांपल्स। तो मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, रेफर पेज नंबर 24, रेफर पेज नंबर 24। ये बिना पढ़े, अभी जो आगे जाके एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूं ना मैं, ये बिना पढ़े सॉल्व करने मत जाना, नहीं तो कुछ नहीं समझेगा। तो पहला काम आपको करना है, ये प्रोक्योरमेंट प्रोसेस पढ़ना है, ओके? फाइन। कल हमने डिस्कस किया था पूरा, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमारे काम के हैं, आगे जाके लगने वाले हैं। फिर उसके बाद अगले कंसेप्ट का नाम लिखिए, अकाउंटिंग ऑफ मटेरियल्स। अकाउंटिंग ऑफ मटेरियल्स, उसमें स्टेप 1 वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिट्स। दो काम करने हैं अकाउंटिंग करते समय। सबसे पहले जब मटेरियल खरीदेंगे तो उसकी रिसिट वैल्यूएशन करके रख लो, रेट निकाल के रख लो, एंड उसके बाद हम अकाउंटिंग ऑफ इश्यूज ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे। अंडरस्टूड?
वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिट्स। चलो रेफर पेज नंबर 27, रीड लिखना, रीड पेज नंबर 27 थरोली। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पढ़े बिना आप क्वेश्चन नंबर 1 को हाथ नहीं लगाओगे। अंडरस्टूड? फ्यूचर में प्रॉमिस योरसेल्फ कि जो जो लिखेंगे हम नोटबुक में वो करेंगे हम लोग, नहीं तो मुझे आता है छोड़ देता हूं। ये थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स अपने आप सॉल्व करने आ जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो हमने हर चीज का ट्रीटमेंट पढ़ा हुआ है, वापस से रिपीट नहीं करूंगा। शॉर्टेजेस का ट्रीटमेंट अभी अभी मैंने रिपीट किया जानबूझ के, क्योंकि आपको ये रिवाइज करवाना जरूरी था। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। राइट डाउन एग्जांपल गिवन ऑन पेज नंबर 29। ये मेन क्वेश्चन नहीं है, जस्ट एक इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। एग्जांपल गिवन ऑन पेज नंबर 29 ऑन ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्टेज, ऑन ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्टेज। शैल वी स्टार्ट? यस बोलना है। चलो लिखेंगे, पढ़ता हूं पहले एग्जांपल। 1000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल्स वेयर परचेस्ड एट ₹1800। बच्चों समझ में आ रहा है क्या? 1800 रुपए भेजे सप्लायर को, सप्लायर ने 1000 यूनिट भेज दिए। उसके प्रीमाइसेस से कितने यूनिट निकले? 1000 यूनिट्स। नॉर्मल लॉस 10% होता है, मतलब अपेक्षा क्या है आपकी? इस 1000 में से 10% का नुकसान नॉर्मली होगा। अब ऑब्वियसली 10% ऑफ व्हाट? ऑब्वियसली 10% ऑफ परचेस क्वांटिटी होगा। ये जितनी क्वांटिटी खरीदता हूं उसके ऊपर ये परसेंटेज एक्सप्रेस किया जाता है। समझ में आ रहा है क्या? यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट भी ला सकता है इंस्टीट्यूट अगर चाहता है तो। लिखा जा सकता है कि नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ नेट क्वांटिटी रिसीव्ड। क्वांटिटी ऑर्डर्ड कितनी है? 1000, उसमें से कुछ नुकसान होगा एंड नेट क्वांटिटी रिसीव्ड मिल जाएगी। तो नेट क्वांटिटी रिसीव्ड का 10% नुकसान है, ऐसा भी रेशियो दिया जा सकता है ना। बट डोंट वरी, अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो इट विल बी ऑलवेज एज्यूम दैट 10% ऑफ व्हाट? क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी परचेस्ड। क्लियर है? अगर मान लो 10% ऑफ नेट क्वांटिटी रिसीव्ड बोला होता तो सिंपल है, मैं एज्यूम कर लेता कि 100 रुपए की 100 क्वांटिटी ऑर्डर की, सॉरी रिसीव हुई 100 क्वांटिटी, रिसीव्ड क्वांटिटी 100 है, तो 10 रुपए 10 की क्वांटिटी उसमें से नुकसान में चली गई होगी, यानी ऑर्डर कितनी की होगी मैंने? 110 क्वांटिटी ऑर्डर की होगी। तो मैं रेशियो बदल के ले सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट जनरली नॉर्मल लॉस इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर्ड। फाइन। तो आपने 1000 यूनिट मंगवाए थे, 10 यूनिट नुकसान में जाने का चांस है, यानी आपको मिलेंगे कितने यूनिट्स? 900 यूनिट मिलना अपेक्षित है। फाइंड द कॉस्ट पर यूनिट, मतलब आपको रिसीट वैल्यूएशन करने के लिए बोल रहा है। इफ एक्चुअल लॉस इज, पहला केस 100 यूनिट, यानी नॉर्मल लॉस ही हो रहा है और आपको 900 यूनिट मिल गए, सिचुएशन 1। फाइंड द कॉस्ट पर यूनिट इफ एक्चुअल लॉस इज 150 यूनिट्स, यानी आपको मिलेंगे कितने यूनिट्स? 850 यूनिट्स। तो इस केस में रेट ऑफ मटेरियल पर यूनिट कितना होगा? एंड तीसरा केस एक्चुअल लॉस इज 80 यूनिट्स ओनली, तो इस केस में आपका रेट ऑफ मटेरियल कितना होगा? आर यू गेटिंग इट? चलो लेट्स राइट डाउन द सॉल्यूशन, अपने नोटबुक में लिखेंगे। ओके बाद में नोट्स आ जाने के बाद क्या लिखोगे आप? यहाँ पे रेफर नोटबुक पेज नंबर सो एंड सो। अभी आप कौन से पेज पे हो? मान लो 2 नंबर के पेज पे हो, नहीं 2 नंबर नहीं होगा, 32, 30 पेजेस लिख लिए। हाँ तो पेज नंबर 32 बाद में यहाँ पे लिख के रखना है इसका सॉल्यूशन। ओके जो भी है वो अपना अपना नोटबुक का पेज नंबर लिखना है। मेरा चल रहा है अभी 10,590। चलो आगे बढ़ू क्या? चलो फटाफट फटाफट कैलकुलेशन करेंगे। तो राइट डाउन कैलकुलेशन। सिचुएशन 1 ओनली नॉर्मल लॉस, सिचुएशन 1 ओनली नॉर्मल लॉस। particulars
राइट हैंड साइड 1 कॉलम क्वांटिटी. क्वांटिटी परचेस्ड. चलो बच्चों बताओ क्वांटिटी परचेस कितनी है? 1000 यूनिट्स. राइट. रोमन 2 नॉर्मल लॉस एट द रेट ऑफ 10%. नॉर्मल लॉस है ना, अपेक्षित लॉस आपका कितना है? 100 यूनिट्स का. रोमन 3 एक्चुअल लॉस. एक्चुअल लॉस भी कितना हुआ है बच्चों? क्वेश्चन में दिया है देखो 100 यूनिट्स. फाइंड द कॉस्ट पर यूनिट इफ एक्चुअल लॉस इज 100 यूनिट्स. तो जो भी लॉस हुआ है आपको वो कौन सा है? नॉर्मल ही है. नॉर्मल लॉस ही हुआ है आपको. इज इट राइट? तो इस केस में एबनॉर्मल लॉस और गेन कुछ है क्या? एबनॉर्मल लॉस भी नहीं है, गेन भी नहीं है, तो 0 लिखूंगा यार. पॉइंट नंबर 5 क्वांटिटी रिसीव्ड. क्वांटिटी received normally. How much is it normally as well as actually? हजार में से 100 यूनिट नुकसान में चले गए तो 900 यूनिट मिल गया आपको. और यही होता है हमेशा. और ये 900 यूनिट के लिए आपने पेमेंट कितने का किया है? 1000 यूनिट्स आपने खरीदने का पेमेंट किया है 1800. और ये 100 यूनिट का नुकसान नॉर्मल है. इसका मतलब हमें नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट फॉलो करना पड़ेगा. व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस? नॉर्मल लॉस, द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस. बेटा एक यूनिट आपका वैसे 18 रुपए का है, सॉरी 1 रुपीज 80 पैसे का है. एम आई राइट? 1000 यूनिट्स खरीदे आपने 1800 रुपए दे के, तो एक यूनिट का कॉस्ट कितना है? 1.80 है. बट आपके 100 यूनिट आपको खरीदने के बाद मिले ही नहीं, आपके प्रीमाइसेस तक पहुंचे ही नहीं, क्योंकि वो नुकसान में चले गए. इसका मतलब आपको कितने का नुकसान हो चुका है? ऑलरेडी 180 रुपए का नुकसान हो चुका है. व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस? द नॉर्मल लॉस अमाउंट जो कि 180 रुपए है, ये आपको गुड यूनिट्स के ऊपर स्प्रेड करनी है. इसका मतलब आप बोल रहे हो कि मुझे 180 का नुकसान ही नहीं हुआ है, सिर्फ आप अपना नजरिया बदल रहे हो और रेट कैलकुलेशन में एडजस्टमेंट कर रहे हो. समझ में आ रहा है क्या? अभी तक आप क्या बोल रहे थे कि 1 रुपीज 80 पैसे रेट है मेरे यूनिट का, लेकिन अब मैं क्या बोलूंगा? मैंने 1800 रुपए दिए और मुझे कितने यूनिट्स मिलते हैं? जनरली 900 ही मिलते हैं, तो मेरा रेट पर यूनिट 2 रुपए ही है. समाधान मनाचे समाधान. दैट्स इट. बट इसका कारण, इसका आगे जाके इफेक्ट क्या होगा? आगे जाके मैं हर वक्त कस्टमर को मटेरियल की कॉस्ट कितनी लगाऊंगा? 2 रुपए लगाऊंगा. और मैं मटेरियल कितना भेज पाऊंगा प्रोडक्शन के लिए? आगे जाके 900 यूनिट भेज पाऊंगा. तो 900 यूनिट भेजूंगा, 2 रुपए लगाऊंगा, इसका मतलब 1800 रुपए आराम से वसूल हो जाएंगे कि नहीं? वही अगर मान लो ये एडजस्टमेंट मैं नहीं करता हूं तो व्हाट विल हैपन? आई कुड सेंड ओनली 900 यूनिट्स फॉर प्रोडक्शन एंड आई विल चार्ज देम एट 1.80, जो ये लॉसेस बिना कंसिडर किए निकाला हुआ रेट है. तो इन दैट केस हाउ मच मनी आई विल रिकवर फ्रॉम माय कस्टमर? 900 इंटू 1.80, ओनली 1620 विल बी रिकवर्ड. 180 will be lost and that loss will be deducted from your expected profit in future. यानी आप bear कर रहे हो ये loss. This is not okay ना, because every time if you are bearing your losses, normal losses, then eventually your profit margin will come down. Someday you have to purchase a new lock, ताला. बिजनेस बंद करना पड़ेगा धीरे धीरे. तो what is the treatment suggested in costing for normal losses? It should be absorbed over good units. सो इट इज लाइक दैट कि मुझे लॉस हुआ ही नहीं ऐसे बोल रहा हूं. अकाउंटिंग में नहीं दिखेगा नॉर्मल लॉस आपको. क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट कहां पे कर रहे हो? रेट में कर रहे हो. समझ में आ रहा है क्या? तो चलो लेट्स राइट डाउन द ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस. तो राइट डाउन इन दिस एग्जांपल there is only normal loss. Treatment
the cost of normal loss. Hundred units into 1.80 rupees 180 shall be absorbed by other good units, that is by 900 units. Therefore, revised cost per unit is equal to total cost incurred divided by purchase quantity minus नॉर्मल लॉस क्वांटिटी. टोटल कॉस्ट इनकर्ड कितनी है बच्चों? 1800. परचेस क्वांटिटी 1000 माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी 100. तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा? 1800 का कॉस्ट स्प्रेड हो जाएगा गुड यूनिट्स के ऊपर, यानी 900 यूनिट्स के ऊपर, एंड आपका पर यूनिट रेट इन्फ्लेट होके कितने पे आ जाएगा? 2 रुपए पे आ जाएगा, जो पहले 1.80 हुआ करता था. यानी आप हर यूनिट की, जो आपके पास गुड यूनिट्स पहुंचे हैं, उस हर यूनिट की कॉस्ट 20 पैसे से बढ़ा रहे हो. 900 यूनिट इंटू 20 पैसे बढ़ाते हो तो ऑटोमेटिक 180 रुपीज का नुकसान आपका रिकवर हो जाएगा. इज इट राइट? बाय इन्फ्लेटिंग द रेट ऑफ योर मटेरियल यू आर चार्जिंग इट टू योर कस्टमर. आर यू गेटिंग इट? तो मैं बस शब्द बदलूंगा मेरे कि मुझे लॉस हुआ ही नहीं. मैंने एक यूनिट ऑफ मटेरियल कितने में खरीदा है? 2 रुपए में खरीदा है. क्यों? क्योंकि हमेशा ये लॉसेस होता है. इज इट राइट? बट समटाइम्स लॉस कैन बी मोर देन व्हाट यू हैव एक्सपेक्टेड. तो उस केस में जो एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है वो एबनॉर्मल लॉस है. उसके लिए ये ट्रीटमेंट मत यूज करना, नहीं तो आपका प्रोडक्ट क्या होना शुरू हो जाएगा? महंगा दिखना शुरू हो जाएगा. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है. ठीक है, तो राइट डाउन. यहां पे बस मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्या करके दे रहा हूं आपको? रिकंसिलिएशन ऑफ अमाउंट पेड टू सप्लायर. टोटल अमाउंट पेड रुपीज 1800. इज इट राइट? टोटल अमाउंट पेड रुपीज 1800. कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड जो गुड्स मिले उसकी कॉस्ट में आप कैसे दिखाऊंगा अकाउंट्स में? 900 यूनिट्स मिले ना, इंटू ₹2 दिखाऊंगा, 1800 रुपए ही आ जाएगी. So what is the moral of the story that I expect that every student of my batch should understand is no profit or loss because rate per unit is inflated. समझा? Now please come to situation number 2. Situation 2.
नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस. नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस. शैल वी स्टार्ट. चलो वापस से एक बार ये टेबल प्रिपेयर करते हैं. पर्टिकुलर्स राइट हैंड साइड 1 कॉलम क्वांटिटी. सब लोग हो मेरे साथ. चलो क्वांटिटी परचेस्ड कितनी है 1000. नॉर्मल लॉस एट द रेट ऑफ 10% कितना होता है 100. एक्चुअल लॉस एक्चुअल लॉस कितना हो रहा है. दिस टाइम एक्चुअल लॉस इज गिवन इन योर क्वेश्चन एज 150 यूनिट्स राइट. तो आपका नॉर्मल अपेक्षित लॉस 100 था बट एक्चुअल लॉस 150 है. मतलब 50 यूनिट का लॉस जो है वो एबनॉर्मल है. ये समझना है आपको. एंड एबनॉर्मल लॉस के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है. उसको रहने देना है अकाउंट्स में. उसको रिकॉर्ड करना है अकाउंट्स में. और वो रिकॉर्ड करके कहां पे भेज देना है कॉस्टिंग पी एंड एल में. ओके. क्वांटिटी रिसीव्ड एक्चुअली लिखना आप. नॉर्मली आपको 900 यूनिट मिलते हैं बट एक्चुअली कितने यूनिट मिले इस बार 850 यूनिट मिले. ओके बच्चों लिख लिया सब लोगों ने. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ राइट डाउन द ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट लिखेंगे. इन दिस सिचुएशन there is normal as well as abnormal loss. Normal as well as abnormal loss. Cost of normal loss shall be absorbed by good units and abnormal losses shall be transferred to costing P and L account. Shall be transferred to costing P and L account by valuing them using the same rate of good units. By valuing them using the same rate of good units. सब लोग हो मेरे साथ. चलो अब चलो ना रेट निकालते हैं. देयरफॉर रेट पर यूनिट
इज इक्वल टू कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय परचेस क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी। कॉस्ट इनकर्ड 1800 रुपीज, परचेस क्वांटिटी 1000 माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी 100। दिस टाइम ऑल्सो आई हैव डिडक्टेड ओनली 100 यूनिट्स हियर। ओके, तो रेट पर यूनिट विल बी 2 रुपीज। तो हमारे हर एक गुड यूनिट का रेट हम 2 रुपए मानेंगे। एबनॉर्मल लॉस को भी गुड यूनिट्स ही समझ लो फिलहाल, और उसका वैल्यूएशन करो। कितने यूनिट्स है एबनॉर्मल लॉस में? 50 मिलते हैं ना आपको जनरली, बट इस बार नहीं मिले, तो वो 50 यूनिट का 2 रुपए के हिसाब से वैल्यूएशन करके 100 रुपए कहां पे भेज देंगे? कॉस्टिंग पी एंड एल को, हमारा नुकसान मान लेंगे, वो कस्टमर को नहीं लगाएंगे। आई होप आप लोगों को यहां तक की बातें समझ में आ चुकी है। अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखवा रहा हूं मैं रिकंसिलिएशन ऑफ अमाउंट पेड टू सप्लायर। अब अमाउंट पेड टू सप्लायर कैसे दिखेगा? रिकंसिलिएशन ऑफ अमाउंट पेड टू सप्लायर। कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट्स cost of good units in inventory 850 units into 2 rupees 1700। cost of abnormal loss is equal to 50 units into rupees 2 which is equal to rupees 100। समझ में आया बच्चों? तो ऐसे वो 1800 रुपए का हिसाब किताब दिखेगा, यानी 1800 रुपए हमारे पास स्टॉक में दिखाएंगे हम लोग, सॉरी 1700 रुपए का स्टॉक दिखाएंगे, और 100 रुपए जो खर्च हुए ना, नुकसान में चले गए, वो कॉस्टिंग पी एंड एल को भेज देंगे। ठीक है, यानी 100 रुपए का लॉस हम मान रहे हैं इसमें से, और बचा हुआ लॉस हम रेट में एडजस्ट कर रहे हैं। क्लियर है क्या? चलो, अब सिमिलरली एबनॉर्मल गेन भी हो सकता है, कभी कभार ज्यादा क्वांटिटी भी आ सकती है, जितना अपेक्षित नुकसान था उससे कम नुकसान हो सकता है। चलो उस केस को भी समझ लेते हैं। केस 3 बच्चों ये बेसिक है, ये आगे जाके 50 बार लगने वाला है। ओके, इसलिए इतना डिटेल में ले रहा हूं। अभी सिर्फ फॉर्मूला याद रख के जाएंगे सर, बाद में देखेंगे जो होगा वो, ऐसा नहीं है। कंसेप्चुअली समझने का प्रयास करो, क्या हो रहा है एग्जैक्टली कॉस्टिंग में, ये समझ लो। नाउ राइट डाउन सिचुएशन 3। सिचुएशन 3 में क्या हुआ है बच्चों? ओनली 80 यूनिट का नुकसान हुआ है, इसका मतलब 20 यूनिट का गेन हुआ है, इस बार ज्यादा यूनिट्स मिले आपको। ठीक है ना? हाँ, तो लिखेंगे नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन। नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन। पर्टिकुलर्स यूनिट्स, वापस से वो टेबल बनाते बच्चों। quantity purchased, how much it is? 1000 units। नॉर्मल लॉस 10% यानी 100 यूनिट्स, बट दिस टाइम एक्चुअल लॉस इज हाउ मच? ओनली 80 यूनिट्स।
तो दिस टाइम एबनॉर्मल गेन लिखना बच्चों। कितने यूनिट्स का गेन हुआ आपको? 20 यूनिट एक्स्ट्रा आ गए, 920 यूनिट आ गए ना आपके पास। बीस यूनिट एक्स्ट्रा आ गए। अब 20 यूनिट एक्स्ट्रा आ गए मतलब 920 यूनिट आ गए। 2 मिनट के लिए ध्यान दो बच्चों। अगर मैं रेट एडजस्टमेंट में ऐसे करता हूं, 1800 रुपए दिए और 920 यूनिट आए, ऐसा कैलकुलेशन मैं करता हूं, यानी जो एक्चुअल लॉस हुआ ना मुझे 80 यूनिट का, उतना ही डिडक्ट करता हूं डिनोमिनेटर से। तो व्हाट विल हैपन, रेट पर यूनिट कितना हो जाता है जरा देखो। 1800 डिवाइडेड बाय 920, 1.95 पे रेट आ जाता है। मतलब आज आप इसमें से 1 यूनिट प्रोडक्शन के लिए भेजोगे तो कितना रुपए लगाओगे कस्टमर को? 1.95 रुपीज लगाओगे। बात पकड़ में आ रही है क्या? तो आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट 5 पैसे से नीचे चला गया, मटेरियल का कॉस्ट 5 पैसे से कम हुआ, मतलब टोटल कॉस्ट 5 पैसे से कम हुआ, प्रॉफिट अपने उतना ही रखा मान लो, तो सेलिंग प्राइस भी 5 पैसे से कम हो गई। अगली बार क्या आपको 80 यूनिट का नुकसान होगा या 100 का नुकसान होगा? तो अगली बार रेट कितना आएगा? 2 रुपए आएगा। फिर कस्टमर को फोन करके बोलना कि इस बार रेट बढ़ाया है 5 पैसे से, चिल्लाएगा कस्टमर। समझ में आ रहा है क्या? कभी कभार हुए लॉसेस अगर मैं कस्टमर को नहीं लगाता, तो कभी कभार हुए गेन्स भी कस्टमर को बेनिफिट में नहीं देने हैं, तो मैं मेरे फॉर्मूला को नहीं बदलूंगा। सिंपल सी बात है, मैं रेट निकालने का फॉर्मूला क्या रखूंगा? ओनली नॉर्मल लॉस क्वांटिटी। सर इस बार नॉर्मल लॉस हुआ ही नहीं है, फिर भी 100 यूनिट माइनस करूंगा मैं। समझ में आया क्या? इससे होता क्या है, कॉस्ट कांस्टेंट रह जाता है हमारा। और एबनॉर्मल गेन मतलब जो 20 यूनिट एक्स्ट्रा आए उससे भी प्रोडक्शन होगा, तो वो मेरा फायदा हो जाएगा। आर यू ऑल गेटिंग इट? उस फायदे को कौन सा फायदा बोलूंगा मैं? एबनॉर्मल गेन, जो 2 रुपए से ही वैल्यू करूंगा मैं। शैल वी स्टार्ट? तो राइट डाउन ट्रीटमेंट। द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस, the cost of normal loss of 100 units is absorbed by good units and abnormal gain shall be transferred to costing P and L account. ये जो एग्जांपल मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये कंसेप्ट बिल्डर एग्जांपल है बच्चों, ये करना है हमेशा रिवीजन करते समय। इससे आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा। तीनों सिचुएशन एक साथ पढ़ लोगे, आगे के एग्जांपल देख लेना आप कैसे फटाफट सॉल्व करते हो। चलो आगे बढ़ू मैं। तो रेट पर यूनिट कैसे निकालूंगा? कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू, कौन सा कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहा हूं मैं? मटेरियल का, इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इनकर्ड 1800 डिवाइडेड बाय परचेस क्वांटिटी। फॉर्मूला वापस लिखने की जरूरत है या डायरेक्ट नंबर पुटअप करूं? नंबर्स पुटअप कर दो। 1000 क्वांटिटी ऑर्डर की है, नुकसान 80 का हुआ है, बट फिर भी 100 की क्वांटिटी माइनस करूंगा मैं। तो इससे रेट पर यूनिट कितना आ जाएगा? ₹2 पर यूनिट। यानी नॉर्मल लॉस, सॉरी नॉर्मल लॉस हो, एबनॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल गेन हो, आपका रेट 2 रुपए पे कांस्टेंट रह जाएगा। इज इट राइट? अब मैं लिखवाता हूं रिकंसिलिएशन ऑफ 1800 पेड। कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑफ इन्वेंट्री,
तो बच्चों चलो आगे बढ़ू, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाना। अभी फटाफट फटाफट एग्जांपल्स खत्म करते हैं। ICAI का बुक अगर लाए हो तो इट इज इलिस्ट्रेशन 1। चलो चलो फटाफट बुक्स निकालो बच्चों। ICAI के इलिस्ट्रेशन का, अच्छा ये पेज नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज नंबर 29। सब लोग हो मेरे साथ? An invoice in respect of a consignment of chemical A and B provides the following information. An invoice in respect of consignment of chemical A and B, यानी रॉ मटेरियल कौन सा है आपका? केमिकल A एंड केमिकल B, ये दो मटेरियल्स आपने मंगवाए हैं और उसका इनवॉइस आपके सामने है बच्चों। इनवॉइस यानी सप्लायर ने दिया हुआ बिल, सप्लायर ने दिया हुआ बिल, और बिल पे क्या लिखा है देखो, कितना केमिकल A मंगवाया है आपने 10,000 kg एंड कितना केमिकल B मंगवाया है 8,000 kg। अब कॉस्ट पर यूनिट अलग अलग निकालनी पड़ेगी केमिकल A एंड केमिकल B की, या कंबाइन निकालेंगे? हर मटेरियल के लिए कॉस्ट पर यूनिट अलग से निकालना है। तो केमिकल A का कॉस्ट पर केजी अलग से निकालना है, केमिकल B का कॉस्ट पर केजी अलग से निकालना है। केमिकल A की कितनी क्वांटिटी मंगवाई है 10,000, केमिकल B की 8,000 kg मंगवाई हुई क्वांटिटी जो बिल पे लिखी है। 10 रुपए पर केजी सप्लायर ने लगाया हुआ बेसिक रेट है मटेरियल का, एंड 13 रुपए पर केजी केमिकल B का मटेरियल का रेट है, मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिखा हुआ है। उसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाई है। कस्टम ड्यूटी बोलते ही मुझे समझ में आया था कि सेट ऑफ अवेलेबल नहीं है, फिर भी ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिट इज नॉट अलाउड। ठीक है, 20,400 लिखेंगे यहां पे। रेलवे फ्रेट लगाया उसके ऊपर, यानी गुड्स रेलवे से भेजे हैं और उस बंदे ने 3840 का फ्रेट पे किया जो आपको बिल में लगाया है, मतलब आप उसको पैसे दोगे इतने। समझ में आ रहा है क्या? अब ये रेलवे फ्रेट किसका है? दोनों मटेरियल्स का है, तो दोनों में डिवाइड होना चाहिए। कैसे डिवाइड करोगे 3,840 को? कैसे मतलब? सिर्फ रेशियो बताओ, अमाउंट नहीं चाहिए मुझे। इक्वली बांटू 10:8। 10:8 कौन सा रेशियो है? क्वांटिटी परचेस्ड का, यानी जितना माल हमने खरीदा उसके रेशियो में फ्रेट बांट रहे हैं। अमाउंट के रेशियो में भी बांट सकते हैं 100:104 में, बट फ्रेट मोस्टली किसके साथ रिलेटेड होता है? वेट के साथ रिलेटेड होता है। मटेरियल ज्यादा महंगा है इसलिए फ्रेट ज्यादा है, ऐसा बहुत कम देखा है मैंने। इनफैक्ट उनको पता भी नहीं होता है कि अंदर क्या है। समझ में आ रहा है क्या? अरे फ्रेट वाले जो लगा, अब रेलवे वाले थोड़ी देखेंगे ओपन करके अंदर क्या है, तो वो वजन करते हैं बस। आप कुरियर करने कभी गए हो कि नहीं गए हो? वजन देखते हैं बस, और वजन और डिस्टेंस, डिस्टेंस तो दोनों का सेम ही है क्योंकि एक ही सप्लायर के पास से हमें आया है, बट जिसका वजन उसको ज्यादा रेट लगना चाहिए, उसको ज्यादा फ्रेट लगना चाहिए। बोलो हाँ या ना? तो फ्रेट कौन से रेशियो में बांटेंगे? इन द रेशियो ऑफ वेट, इन द रेशियो ऑफ वेट। आपका प्रश्न आना चाहिए सर वेट के रेशियो में ही क्यों, हम अमाउंट के रेशियो में भी बांट सकते थे। कोई उठ के पूछ सकता है सर इक्वली भी बांट सकते हो, व्हाई शुड आई डिवाइड इट इक्वली? इफ आई हैव द वेट रेशियो, विच वन इज बेटर रेशियो, वेट का या इक्वली बांटना? अगर मान लो वेट भी नहीं दिया है, वो अमाउंट भी नहीं होता, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करता? इक्वली बांट देता फिर। समझ में आ रहा है ना? यानी कॉस्टिंग में ये क्वेश्चंस आने जरूरी है कि वेट का रेशियो ही यहाँ पे क्यों यूज किया। द आंसर इज वेरी सिंपल, जनरली फ्रेट इज चार्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेट। तो हम 10:8 के रेशियो में बांटेंगे फ्रेट। बस हो गया टोटल कॉस्ट। ओके चलो यहां तक अपने को कॉस्ट का डेटा दिया, मतलब न्यूमरेटर की बातें कर दी मैंने। कस्टम ड्यूटी पकड़ोगे क्या? केमिकल ए की भी 10% से है, केमिकल बी की भी 10% से है। केमिकल ए की 1 लाख रुपए की मटेरियल है, 1 लाख रुपए पे 10% कितना आएगा? 10,000। एंड केमिकल बी का कस्टम ड्यूटी कितना आएगा? 10,400। हो गया क्या 20,400 का डिवीजन? वो 10% है तो डायरेक्टली डिवीजन हो जाता है। इज इट राइट? तो केमिकल ए का एक कॉलम बनाएंगे, केमिकल बी का एक कॉलम बनाएंगे और उसकी कॉस्ट पहले निकालेंगे, टोटल कॉस्ट। ओके उसके बाद उन्होंने बोला है अ शॉर्टेज ऑफ 500 kg इन केमिकल ए एंड 120 kg इन केमिकल बी इज नोटिस ड्यू टू नॉर्मल ब्रेकेज, यानी नॉर्मल लॉस है ये। यानी आप मंगवाओगे 10,000 kg बट आपको मिलेगा कितना? 9,500 kg ही मिलेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द रेट पर kg ऑफ ईच केमिकल, रेट पर kg ऑफ ईच केमिकल
एज्यूमिंग अ प्रोविजन ऑफ 2% फॉर फर्दर डिटोरिएशन, यानी फ्यूचर में और 2% का नुकसान होना अपेक्षित है, ऐसा एज्यूम करके रेट निकालिए। तो ये जो आगे जाके 2% का नुकसान होने वाला है, ये कौन सा लॉस है, नॉर्मल या एबनॉर्मल? नॉर्मल। क्यों? क्योंकि सर प्रोविजन कर रहा है, इसका मतलब ये कौन सा लॉस होना चाहिए, नॉर्मल लॉस ही होना चाहिए। हम नॉर्मल लॉसेस की प्रोविजन करते हैं ना। अब मेरा एक्सीडेंट होगा, इसलिए मेरा फ्रैक्चर हो जाएगा हाथ, इसलिए मैंने कोई पैसे बाजू निकाल के रखे हैं क्या? नहीं रखे हैं, डोंट वरी, और होगा भी नहीं। बी पॉजिटिव, अच्छा बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों। एक्सीडेंट्स की प्रोविजन कौन करता है? हाँ, बट बीमार पड़ूंगा तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने कुछ प्रोविजन करके रखा होगा कि नहीं? बीमार पड़ना नॉर्मल है। अरे बोलो बच्चों। हाँ, सिमिलर ग्राउंड पे हम नॉर्मल चीजों की प्रोविजन करते हैं। मान लो मैं अभी सीए बना हूं, फ्यूचर में मुझे शादी करनी है, तो शादी के लिए पैसे अभी से बचाना शुरू करूंगा मैं। इज इट राइट और नॉट? दिस इज नॉर्मल, बराबर है ना। बट मान लो फ्यूचर में कोई वैक्सीन, कोई वेव आ जाएगा, कोई बीमारी आ जाएगी, महाबीमारी आ जाएगी, इसलिए मैं अभी से पैसे बचा के रख रहा हूं। ऐसा कोई मैंने प्रोविजन आज तक नहीं बनाया था, आपने बनाया था क्या? तो नॉर्मल चीजों की प्रोविजन होती है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये 2% का लॉस भी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब नॉर्मल लॉस है, इसीलिए हम नॉर्मल लॉस मान के ट्रीटमेंट करेंगे। तो अब हमें एक रेट पर केजी निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा जरा बच्चों बताओ फटाफट, प्रेजेंटेशन कैसे प्लान करूं मैं? रेट पर केजी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला याद करो, टोटल कॉस्ट इनकर्ड टिल द मटेरियल इज रिसीव्ड इन योर गोडाउन। इज इट राइट? उसमें सारे खर्चे लेंगे, मटेरियल का रेट तो लेंगे ही, प्लस कस्टम ड्यूटी लेंगे, प्लस फ्रेट भी लेंगे। ये न्यूमरेटर का कैलकुलेशन हो गया। उसको डिवाइड करेंगे नॉर्मल क्वांटिटी रिसीव्ड, जो कि कितनी होगी, 10,000 केजी माइनस 500, 9,500 आपके गोडाउन में आ गई। 9,500 में से 2% लॉस और हो जाएगा, 9,500 का 2% 190, राइट? तो फाइनली क्वांटिटी कितनी हो जाएगी नॉर्मल लॉस के बाद? 9,310। तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 9,310 विल गिव यू कॉस्ट पर केजी। एग्री? चलो लेट्स स्टार्ट। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर केजी ऑफ मटेरियल, केमिकल, सॉरी। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर केजी ऑफ केमिकल्स। बच्चों अब मेरे पास दो ऑप्शन है प्रेजेंटेशन के, प्लीज जरा ध्यान देना बच्चों। पहला ऑप्शन, मैं फॉर्मूला लिख के उसमें नंबर्स पुटअप करके कैलकुलेशन कर लूं, बट मोस्टली इन कॉस्टिंग वी प्रिपेयर स्टेटमेंट्स फॉर बेटर प्रेजेंटेशन पर्पस, बाकी कुछ नहीं। तो मैं एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में इसका आंसर लिखने का प्रयास करूंगा हमेशा, आईसीएआई भी वैसे ही करता है। ओके, बाकी मान लो आपने फॉर्मूला लिख के रेगुलर मैथमेटिक्स के एग्जांपल की तरह सॉल्व किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखा सकता हूं ना, कैसे? 1,00,000 प्लस 10,000 प्लस 3,840 डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ वॉट एवर दैट रेशियो इज, ओके, वो अमाउंट डिवाइडेड बाय परचेस क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी। दिखा सकता हूं फॉर्मूला में सारे नंबर्स, बट मत करो, स्टेटमेंट बनाने का प्रयास करो। ओके, तो पर्टिकुलर्स अच्छा भी दिखता है और आईसीआई भी यही मेथड्स यूज करता है मोस्ट। केमिकल ए एंड दूसरा कौन सा है, केमिकल बी। दो कॉलम्स बना दिए। पॉइंट नंबर ए, क्वांटिटी परचेस्ड, कितनी क्वांटिटी खरीदी है बच्चों? 10,000 kg एंड 8,000 kg। पॉइंट नंबर बी, वेट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल
एट द रेट ऑफ पर के जी पर के जी लिखना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर के जी 10 है केमिकल ए का एंड केमिकल बी का 13। पॉइंट नंबर सी, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल ए इंटू बी 1,04,000। पॉइंट नंबर डी, एड कस्टम ड्यूटी। सेट ऑफ अवेलेबल नहीं है तो मैं इसको मेरा कॉस्ट समझूंगा एट द रेट ऑफ 10% ऑफ सी। तो यहाँ पे 10,000 आएगा, यहाँ पे 10,400 आएगा। पॉइंट नंबर ई, एड फ्रेट, ब्रैकेट में लिखना अपॉर्शन, अपॉर्शन करना यानी दो चीजों में डिवाइड कर रहा हूं, अपॉर्शन इन द रेशियो ऑफ 10:8, 10,000:8,000 है वो। 10:8 लिखूंगा तो समझेगा ना, नहीं तो अपॉर्शन इन द रेशियो ऑफ ए लिखना बेस्ट वे, इन द रेशियो ऑफ ए। पॉइंट नंबर ए में है देखो रेशियो वो 10,000:8,000। चलो फ्रेट कितना है 20,000 नहीं 3,840, डिवाइड करो 2133 एंड 1707। एग्री। पॉइंट नंबर एफ, total cost of material plus these two things will give you total cost। कितनी आती है देखो, 1,12,133, 1,16,107, राइट। पॉइंट नंबर जी, नॉर्मल लॉस क्वांटिटी। इसमें लिखेंगे इनकर्ड इन ट्रांजिट। ट्रांजिट में नॉर्मल लॉस कितना हुआ है जरा बताओ, 500 kg एंड 120 kg। 500 एंड मॉडल में 300 है, 120 करना, अपने बुक में 120 है। 300 अरे 500 एंड 120, डोंट वरी अपने बुक में 120 kg है, अपने बुक के हिसाब से सॉल्यूशन बना, ठीक है ना। हाँ, एंड उसके बाद प्रोविजन फॉर फर्दर डिटोरिएशन, प्रोविजन फॉर फर्दर डिटोरिएशन। इसका कैलकुलेशन बच्चों यहीं पे दिखा रहा हूं मैं। ऑर्डर किया था कितना 10,000 kg, बराबर है क्या, उसमें से 500 ऑलरेडी गया है, बचे हुए पे 2% का प्रोविजन, तो 9,500 का 2% 190। और यहां पे कैलकुलेशन क्या दिखेगी, 8,000 मंगवाई थी, 120 गया है, बचे हुए पे 2%, 158। पॉइंट नंबर एच, टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी विल गिव यू नॉर्मल क्वांटिटी रिसीव्ड। तो नो कैसे निकालेंगे ये, पॉइंट नंबर ए माइनस जी करना है। पॉइंट नंबर ए, क्वांटिटी परचेज 10,000 kg थी, 10,000 kg में से 500 गए, 190 और जाने वाले हैं, तो 9,310 kg ही हम प्रोडक्शन को भेज सकेंगे। सेकेंड केस में 8,000 माइनस 120 माइनस 158, 77
kg ही हम प्रोडक्शन को भेज सकेंगे। तो पॉइंट नंबर आई, कॉस्ट पर kg, व्हाट डिवाइडेड बाय व्हाट, f डिवाइडेड बाय h। फॉर्मूला ही यूज किया, बस स्टेटमेंट फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन किया है, बाकी कुछ नहीं। $12.05 एंड सेकेंड केस में 15.03 पर केजी लिखना, समझे मित्रों? बच्चों बोलो, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सब लोग हो मेरे साथ? बच्चों ये क्वेश्चन मेरी अपेक्षा है कि आप सॉल्व करो। आज आप सॉल्व करके आना क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? नोट्स की कॉपी में भेज देता हूं, एक मिनट, मॉड्यूल में है क्या देखते हैं। SKD है क्या नाम? SKD लिस्टेड प्राइस ऑफ वन लॉट। नहीं है, मॉड्यूल का क्वेश्चन नहीं है, एडिशनल क्वेश्चन है। ओके सी, मैं सॉल्व करूंगा, आप कॉपी करोगे। आप सॉल्व करो, कल पक्का डिस्कस करने, कल ये डिस्कस करके ही शुरू करूंगा लेक्चर। इंटेंशन इज नॉट टू अवॉइड द, क्या बोलते हैं वो, माई ड्यूटी। इंटेंशन इज टू मेक यू इंडिपेंडेंट। आपको क्वेश्चंस आएंगे, आप जरा सा नोट्स रेफर करोगे, पढ़ोगे, फिर उसको सॉल्व करोगे, मजा आएगा। ओके अच्छा क्वेश्चन है इसलिए बोल रहा हूं, बाकी कुछ नहीं, ठीक है? इसमें एक पॉइंट पे आप लोग जरूर गलती करोगे और वो गलती ही मुझे आपको समझानी है, इसलिए आपको ट्राई करने के लिए बोल रहा हूं। ओके आज घर जाओगे, क्वेश्चन नंबर 2 मस्त चकाचक सॉल्व करके आओगे, तब तक हम अगले क्वेश्चंस करते हैं। डिफिकल्ट है क्वेश्चन, अभी थोड़ा सा मैंने अप्रोच बदला है, आपको आना चाहिए। ये सबके बुक में होगा ये कल सॉल्यूशन, इज इट राइट? हाँ, और मैं इसको अवॉइड नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी चर्चा करूंगा, इसका सॉल्यूशन मैं आज अपलोड कर देता हूं। पहले आप सॉल्व करो और फिर चेक करो उसके साथ, फिर आपको रियलाइज हो जाएगा, अरे यार ये गलती मैंने यहां पे कर दी, और वो गलती लिख के रखना, कल चर्चा करेंगे। गलती करोगे ये पक्का है, एवरी नॉर्मल स्टूडेंट यहां पे गलती करता है, कुछ लोग आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, अच्छी बात है, उसको और सुधरने की जरूरत है। क्योंकि यहां पे अभी मैंने सब पढ़ाया है ना आपको। अब जैसे कि मान लो ये डीमैरेज 1000 रुपए का खर्चा दिख रहा है, यहाँ पे इंक्लूड करना है कि नहीं करना है? सर याद किसको आता है? डीमैरेज इज इन द नेचर ऑफ पेनल्टी। नोट्स देखने की इच्छा हो रही है ना पीछे जाके? हाँ वो वही चाहता हूं मैं, बस बाकी कुछ नहीं। मैं बोलूंगा अभी, आप चुपचाप लिखोगे, भूल जाओगे। अपनी तैयारी कैसे होनी चाहिए कॉस्टिंग की? क्लासेस के साथ खत्म होना चाहिए, तो आपकी मेहनत इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन डिमांड करती है। ओके तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा तो मजा खराब हो जाएगा, आप सॉल्व करो, पूरा कल डिस्कस करूंगा। कल इसके ऊपर 15 मिनट नहीं, आधा घंटा ले लो, सब चर्चा करो, जो भी डाउट से लेके आओ। आई एम नॉट सेविंग माई टाइम हियर, आई एम जस्ट मेकिंग यू इंडिपेंडेंट, प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड। हाँ करके आना है सेकेंड क्वेश्चन। ओके बाकी चर्चा कल करेंगे, मैं बताऊंगा तो सब खत्म हो जाएगा। आप लोग दिमाग लगाओ ना, क्या प्रॉब्लम क्या है?
क्या निकालना है? कॉस्ट पर केजी ऑफ मटेरियल निकालना है। एक पॉइंट पे आप इतनी बड़ी गलती करने वाले हो, सोचते ही नहीं हम लोग। पक्का गलती करोगे, 100% स्टूडेंट्स विल मेक वन एरर हियर। और वो पॉइंट भी मुझे पता है, चाहता तो बता सकता हूं, बट रहने दो। क्यों गलती हुई उसकी भी चर्चा करेंगे कल। ओके, सो लेट्स कीप दैट क्वेश्चन पेंडिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। बाहर का क्वेश्चन है, मैं अगर चाहता तो इसको नोट्स में ही नहीं लेता। विश गुड लिस्ट में जाना है ना सर, होमवर्क कम देते हैं, बच्चों के गुड लिस्ट में जाना है, तो मैं कर सकता था ये। बट बच्चों नलायक को आप करोगे, गुड लिस्ट वगैरह गया भाड़ में, आप करके आना कल क्वेश्चन, कल चर्चा करेंगे। ओके फाइन। उसका सॉल्यूशन आज अपडेट हो जाएगा अपने गूगल ड्राइव वाले लिंक पे। गूगल ड्राइव वाली लिंक सब लोगों ने सेव कर ली है, मैंने मैसेज भेजा है। और आपके बैच का भी अभी एक ग्रुप बनेगा, उसमें भी वापस भेज देता हूँ मैं, ठीक है। जिनके पास नहीं है किसी दूसरे के पास से मांग लेना, वो सेव करके रखना अपने नोट्स में। ओके, बाद में उसको क्लिक करना है, बस पीडीएफ दिखेगा आपको वहां पे फोल्डर का, कॉस्टशीट वाले सॉल्यूशन दिखेंगे, मटेरियल्स वाले सॉल्यूशन दिखेंगे, उसमें जाके चेक कर लेना। इसका सॉल्यूशन आपको आज रात के 9 बजे के बाद मिलेगा। ओके हाँ, फिर आप लोग पहले सॉल्व करना, नहीं तो सॉल्यूशन कॉपी करके मत आना, फिर इस एक्टिविटी का कोई फायदा नहीं है कॉपी करके आओगे तो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। एट व्हाट प्राइस पर यूनिट, काट छाट होने दो, कोई दिक्कत नहीं, वो सॉल्यूशन आपके पास हमेशा रहेंगे। मान लो बहुत ही घटिया प्रेजेंटेशन हुआ है सेल्फ स्टडी के दौरान, कट करो, वापस सॉल्व करके लिखो अच्छे प्रेजेंटेशन में, जरा डबल बार सॉल्व हो जाएगा और अच्छा लगेगा। और वहां पे गलती लिख के रखनी है बाद में, क्योंकि मुझे ये गलती अभी करनी है, एग्जाम में नहीं करनी है। क्लियर है क्या? फाइन, चलो आगे बढ़ू मैं। At what price per unit would part A32, would part number A32 be entered in the store ledger? ये क्या चक्कर है सर? इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द कॉस्ट पर यूनिट। अभी स्टोर लेजर मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, अगला डिस्कशन है, बट समझ में आ जाएगा लेटर ऑन। राइट नाउ आप लोगों को क्या पूछा है? पार्ट नंबर A32 हमारा रॉ मटेरियल है, वो हमने खरीदा है, उसकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी? At what price per unit would part number A32 will be entered in the store ledger? हम ये स्टोर लेजर में रिकॉर्ड करते हैं इसी रेट से इनवर्ड। ओके, तो वो रेट पर यूनिट पूछा है आपको। इफ द फॉलोइंग इनवॉइस वाज रिसीव्ड फ्रॉम अ सप्लायर, अभी आप ये खुद यहां पे सॉल्व करोगे। 200 यूनिट्स ऑफ पार्ट नंबर A32 एट ₹5 पर यूनिट, 1000 लेस 20% डिस्काउंट 200। कौन सा डिस्काउंट है ये बेटा? ट्रेड डिस्काउंट ही है, अनकंडीशनल इनवॉइस में लिखा हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट मानूंगा। बोलो हाँ या ना। तो अल्टीमेटली कॉस्ट कितनी आएगी? 800। आपका स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट शुरू कहां से होगा? 1000 से होगा या 800 से होगा? 1000 से करते हो तो 200 लेस करके दिखाना, 800 से ही शुरू करते तो बात ही खत्म, 200 लेस करने का सवाल आता ही नहीं है। ओके फाइन। IGST 12% है, 96 रुपीज निकाल के दिया है। टोटल कॉस्ट कितना आया? 896 टैक्स पकड़ के। फिर पैकिंग चार्जेस ऐड किए हैं, 5 नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस है 50 रुपए। क्या इसको भी आपके मटेरियल का कॉस्ट मानोगे? यस। तो टोटल कॉस्ट 946 हुआ है। आगे बोला है अ 2% कैश डिस्काउंट विल बी गिवन इफ पेमेंट इज मेड विद इन 30 डेज। व्हाट डू यू से? 2% माइनस करूं क्या? सर कैश डिस्काउंट हम कॉस्टिंग में कंसिडर नहीं करते हैं, तो इसका डिडक्शन नहीं होगा। इज इट क्लियर? हाँ। डॉक्यूमेंट सब्सटेंशिएटिंग पेमेंट ऑफ IGST आर एनक्लोज्ड फॉर क्लेमिंग इनपुट क्रेडिट, मतलब इनपुट क्रेडिट इज अवेलेबल। तो GST को कॉस्ट मानना है क्या? नहीं, मतलब इस 946 में से कौन सा कॉस्ट सिर्फ कटेगा? 96 रुपीज। तो फाइनली कॉस्ट कितना आएगा? 946 माइनस 96, या फिर मैं बोलता हूं 800 प्लस 50 रुपए होगा ना। ये IGST ऐड करना ही नहीं है, तो ये खाली 50 ही ऐड करने मुझे। तो 850 में मैंने मटेरियल खरीदा, कितना? 200 यूनिट्स। कोई नॉर्मल लॉस क्वेश्चन में कोई लॉसेस बोले हैं? नहीं। तो यही मेरी खरीदी हुई क्वांटिटी है, तो रेट कितना होगा? 850 डिवाइडेड बाय 200, 4 रुपीज 25 पैसे। इज इट क्लियर? होमवर्क नहीं है, क्लास वर्क है, करो। प्रेजेंटेशन जो मन में आए करो, खुद को ऐसे फ्लो में बहने दो, एकदम जैसा मन करे प्रेजेंटेशन करो।
मतलब अलग अलग नहीं करना है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही करने का प्रयास करना है। लिखते कैसे वो देखो, बाद में चेक करते हैं ना, आईसीए के साथ मैच करके देखते हैं। पेज नंबर है 30। चलो सॉल्व करो। चलो हो गया बच्चों। प्लीज चेक योर प्रेजेंटेशन। डायरेक्टली इन्होंने 800 से प्रेजेंटेशन शुरू किया, आपने 1000 से किया होगा। 800 से किया है तो वेल एंड गुड, इंस्टीट्यूट ऑल्सो डज इट। बट 1000 से किया है तो 200 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके दिखाओ, दैट्स इट। पैनिक क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। कॉस्टिंग में ऐसा कोई प्रेजेंटेशन सेम टू सेम आना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। फाइनल आंसर 4.25 आया ना, हाँ बस बात खत्म। और लास्ट में हमें क्या करना है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ए पार्ट नंबर A32 इज इक्वल टू 4.25 ऐसे लिखना है, उसको हाईलाइट कर देना है बस। फाइनल आंसर जो पूछा है ना आपको वो वापस से लिखना है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ पार्ट नंबर A32
इज इक्वल टू 4 रुपीज 25 पैसे। ओके बच्चों, सर पैकिंग चार्जेस ही लिखा हमने, 5 नॉन रिटर्नेबल बॉक्सेस नहीं लिखा। इट्स ओके, नॉट अ बिग डील, ठीक है ना। हाँ, चलो लेट्स टेक अ ब्रेक, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे।